हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने वाइब्रेशन का डिफिनेशन, एप्लीकेशन, यूजेस एंड इसको कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सम अमाउंट, उसके बारे में देखें। आज हम इससे रिलेटेड दो मोशन के बारे में देखने वाले हैं। एक है आपका पीरियोडिक मोशन, दूसरा है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ए मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। वैसा मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ रिपीट करते रहे उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और ये मोशन हो सकता है, इसका पाथ जो हो मोशन का वो सर्कुलर भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन का याद रखिएगा, उसका पाथ सर्कुलर भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है और आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे आपका है पहला एग्जाम्पल, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। जो आपका अर्थ रोड घूमता है आपका इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड, वो भी क्या है आपका पीरियोडिक मोशन में। याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है कि मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन ये कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो याद रखिएगा ये पीरियोडिक मोशन है। दूसरा आपका आता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, ये भी आपका पीरियोडिक मोशन के अंदर आता है। इस मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, ये भी आपके पीरियोडिक मोशन के अंदर आता है। और भी सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये आपका पीरियोडिक मोशन के अंदर आता है। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इफ ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट कहने का मतलब है मेन पोजीशन। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन is always directed towards the mean position is called simple harmonic motion। बेसिकली इसमें क्या है, पहला टर्म आया आपका टू एंड फ्रो, आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा टू एंड फ्रो होगा। और दूसरा टर्म आ रहा है आपका क्या, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक्सेलरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का। जो आपका सिंपल पेंडुलम, जैसे हमने एग्जांपल में लिए हैं, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब होगा वो जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये एक्सेलरेशन। और ये क्या है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन गया, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में आने के लिए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स। ये याद रखिएगा, रेस्टोरिंग फोर्स क्या है आपका, जो बॉब है उसको एक्सट्रीम पोजीशन से वो मीन पोजीशन में ला रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स। ये याद रखिएगा। इसका एक एग्जांपल लिया हमने सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखते हैं। ऑल एसएचएम आर पीरियोडिक मोशन बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट एसएचएम। ये ध्यान रखिएगा, ये टर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है, बट ऑल पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता है। तो इस दोनों में डिफरेंस होगा कुछ पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन में, तो ये हम देखते हैं। इसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। हाँ, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहला डिफरेंस देखो, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बट नॉट नीड इन ऑल पीरियोडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है, लेकिन पीरियोडिक में जरूरी नहीं कि रिस्टोरिंग फोर्स हो। इसका भी एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे कुछ देर के बाद। अभी देखते हैं दूसरा डिफरेंस क्या है। ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट बाय साइन और कोसाइन फंक्शन। हमेशा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा साइन और कोसाइन फंक्शन इक्वेशन बनाएंगे, उसी का फंक्शन होगा, साइन और कोसाइन का फंक्शन होगा जो भी इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन पीरियोडिक मोशन में वैसा नहीं है। ये भी देखते हैं, दोनों का हम देखते हैं एग्जाम्पल फिगर से। देखो, हम पहले बताए थे, ये मान लो एक है, एक क्या एक है होता ही है, ये है सन, इसके चारों ओर क्या होना है, ये मान लेते हैं कोई एक है जो इलेप्टिकल पाथ में रोटेट कर रहा है, अपना अर्थ ही है। ठीक है, यहां से मान लेते हैं शुरू किया, मान लीजिए इनिशियल पोजीशन, देखते हैं इसका
क्या चल रहा है, ये इस इलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है, मूव किया, यहाँ पहुंचा, फिर से देखो ये कंटिन्यू, फिर ये मोशन स्टार्ट करते रहेगा इसी टाइप से, कंटिन्यू इसका मोशन होते रहेगा। ये बैक बैक यहाँ से जैसे यहाँ पूरा हुआ, ये इधर से इधर नहीं जाएगा कभी नहीं, यही खूबी है, ये पीरियोडिक मोशन है क्योंकि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसका क्या हो रहा है, पाथ कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ये एसएचएम नहीं है। वो कैसे नहीं, आप देखते हैं एसएचएम का एग्जांपल, हम एसएचएम का ले रहे हैं एग्जांपल। ये मान लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम है, ये बॉब है सिंपल पेंडुलम का। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमने यहाँ फोर्स लगाया, ये क्या है आपका मीन पोजीशन, क्या हो गया मीन पोजीशन, या फिक्स्ड पॉइंट भी यहाँ कहते हैं। और ये है आपका, जब हम इसमें फोर्स लगाए हैं तो ये बॉडी क्या हुआ है, मूव किया है यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ तक मूव किया, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, देखो ये बॉडी मूव किया यहाँ से यहाँ, क्या ये बॉडी फिर से ऊपर गया, नहीं ना, यहाँ तक गया, फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से क्या होगा, फिर बॉडी इस साइड मूव हो जाएगा, यहाँ इस साइड के एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, ये भी ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। ठीक है, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये पहला एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। मतलब आपका दो एक्सट्रीम पोजीशन मिल रहा है, एक मीन पोजीशन मिल रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है बैक साइड से, घूम के नहीं आ रहा है, बैक साइड से आ रहा है, कंटिन्यूअस का पाथ नहीं है, गया फिर इसी पाथ से ये रिटर्न हो गया है, फिर इधर गया इसी पाथ से रिटर्न हो गया है मीन पोजीशन पे। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन आपका पीरियोडिक, ये भी है पीरियोडिक मोशन, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में ये देख रहे हैं। ये है पीरियोडिक मोशन का क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मोशन कंटिन्यूअस चल रहा है, इक्वल इंटरवल टाइम है लेकिन कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है, यहाँ से आया यहाँ आया फिर से इधर नहीं गया है, फिर कंटिन्यू चलते रहा, इसीलिए ये पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। यही चीज हम उस समय बोले थे कि ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन आर पीरियोडिक मोशन बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इसको नोट कर ले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए डिफरेंस क्या होता है पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन वाइब्रेशन। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन वाइब्रेशन, पहला है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक साइकिल पूरा करने के लिए जो टाइम लेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, और इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2π/ω। ये कैसे आया, आप पढ़े होंगे, समय, दूरी और चाल, फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम मतलब क्या हो गया, आपका टाइम दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू क्या पढ़ते हैं आप लोग, डिस्टेंस अपॉन क्या पढ़ते हैं, स्पीड। ठीक है, यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस, एक साइकिल पूरा होगा, कितना होगा 2π, एक साइकिल पूरा होगा तो 2π, और वहां वेलोसिटी, यहाँ क्या है वेलोसिटी इन फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो 2π/ω, t इक्वल टू 2π/ω। याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाना है आपको इनके ऊपर। ठीक है, तो ओमेगा को हम लोग लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और सर्कुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, जिसको हम लिखते हैं किसमें, रेडियन पर सेकेंड। अगर टाइम मिनट में होता तो रेडियन पर मिनट। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब
एक यूनिट टाइम हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है या 1 मिनट हो सकता है। तो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल हुआ है या 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ साइकिल वो हुआ है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओनली यूनिट टाइम लिखना है अपने को। अगर हम सेकेंड लेंगे तो उसका यूनिट जो होगा हर्ट्ज होगा, ये याद रखिएगा। अगर टाइम आपका सेकेंड में दिया होगा तो यूनिट हर्ट्ज होगा, जिसको HZ से लिखते हैं। तो इसका हम फॉर्मूला देखेंगे, F इक्वल टू, हमेशा इसको स्मॉल f से लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, F इक्वल टू 1/T, तो F इक्वल टू ω/2π हो जाएगा। ठीक है, तो F को फ्रीक्वेंसी तो बोलते हैं, इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो आप डिफिनेशन याद रखना, फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है आपका, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब आपका कोई मीन पोजीशन है, सपोज यही फिगर हमने लिए है, ये आपका क्या हो गया, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ से आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसी को बोलते हैं। अगर हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हुआ बॉडी का, एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये हो सकता है आपका मीटर में हो, mm में भी हो या सेंटीमीटर में हो, कुछ में भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अब देखते हैं हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, क्या कर रहा है, एक भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा सिस्टम पे। आफ्टर गिविंग इट एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, एक पहला डिस्प्लेसमेंट लेंगे, उसके कारण क्या होगा, बॉडी क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगा। इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन। और इस वाइब्रेशन के कारण जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। समझे? फिर से देखते हैं क्या बोले हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा सिस्टम में, कोई भी एक्सटर्नल हो, मान लेते हैं कि सिस्टम है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी नहीं। ओनली फर्स्ट टाइम, पहली बार सिर्फ इसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देंगे, पहला बार सिर्फ फोर्स लगाएंगे, एक बार फोर्स लगाएंगे फिर छोड़, उसके बाद फोर्स इस पर लगाना नहीं। इसके कारण जो वाइब्रेशन होगा बॉडी में, पहला बार लगाए छोड़ दिए, इसके कारण जो वाइब्रेशन होगा बॉडी में उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन। और इस वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये याद रखिएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, when no external force act on the system after giving it an initial displacement, the body vibrates. These vibrations are called free vibration or natural vibration and their frequency as natural frequency. Okay, clear? देखते हैं दूसरा टर्म, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मोड हैविंग लोएस्ट या स्मॉल लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जहां लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर? तीसरा देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन ये आता है या वाइवा वॉइस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट टू रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ द सिस्टम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम is known as degree of freedom of the system। यानी क्या कर रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, कितना कम से कम कोऑर्डिनेट होगा, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, जिससे किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का हम क्या कर सकते हैं, उसके मोशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। या 1D में जा रहा है, 1 या 2D में जा रहा है या 3D में जा रहा है, वो हम देखते हैं नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से। क्लियर है? The minimum number of independent coordinates required to specify the motion of the system at any instant is known as degree of freedom of the system। क्या होता है बेसिकली, क्या होता है, इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट दैट आर पॉसिबल। आपका जो वाइब्रेशन में होगा ये कितना, एक बार में कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है,
उसको हम लोग लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। उसमें अगर 2 मास लगाएंगे सिस्टम में तो 2 डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अगर 1 मास लगाएंगे तो 1 डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। 3 मास लगा दिए, 3 मास, तो क्या होगा, तीनों मास क्या होगा आपका, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें बेसिकली हम वाइब्रेशन में देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम कितना हो रहा है, उस बेसिस पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम स्पेसिफाई करते हैं इन वाइब्रेशन में। डिफरेंट सब्जेक्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिफिनेशन थोड़ा डिफरेंट होगा, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। इसका वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी वैल्यू करेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का इन वाइब्रेशन, याद रखिएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं 0 टू इन्फिनिटी में 1D 2D, 1D का मतलब वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2D का मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। पहले इसको आप नोट करिए और जो भी डाउट हो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, तो हम फिर से आपको रिवीजन करा देंगे अगर डाउट्स हुआ तो। अगर क्लियर हो गए तो बहुत अच्छा। देखते हैं, इसको नोट करिए। अभी हम लोग देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट दैट आर पॉसिबल। वाइब्रेशन में हम लोग क्या देखते हैं, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट दैट आर पॉसिबल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब हमने एक फिगर लिए हैं जिसमें हम एक में 1 मास लगाए, दूसरे फिगर में हमने 2 मास लगा दिए हैं, इसमें हमने क्या किया है, 3 मास लगा दिए हैं। ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, इसमें फोर्स लगाते हैं। मान लेते हैं इसमें हम फोर्स लगाए, पहली बार डिस्टर्ब किए, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लेते हैं x1। देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओनली x1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जितने भी आपका सिस्टम क्वेश्चन में दिया रहेगा 1 मास रहेगा और एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, मतलब वो 1D का क्वेश्चन है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन है। अब सपोज मान लेते हैं आपका क्या है, ये 2 मास है, इसका K1 और K2 दो स्प्रिंग लगाए जिसका स्टिफनेस K1 और K2 है। अब हम इसको डिस्टर्ब किए, डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, ये हो सकता है x1 से मूव किया हो, ये हो सकता है x2 से मूव किया होगा। यहाँ देखो क्या होगा, 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ और एक x2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो सिस्टम दिया हुआ है अपना क्या है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि सिंपली समझना 2 मास है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिस्प्लेसमेंट होगा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ देखो 3 मास है, देखते हैं फोर्स लगाए, डिस्टर्ब किए हैं इसमें, तो मान लेते हैं ये पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ x1, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ x2, तीसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ x3। ठीक है, 3 डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपका क्या होगा, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, क्योंकि 3 डिस्प्लेसमेंट है, 3 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन किस टाइप से आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर। और ये देखो ये बनाए कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, जिसका एक इंच फिक्स होता है और एक इंच फ्री होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। कैंटिलीवर बीम में क्या है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। ये हो सकता है कैंटिलीवर क्या है, कितने मास से बना है, देखते हैं। इसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट में करेंगे तो बहुत सारे ये मास से बना है, पूरा एक बीम बना। क्लियर, मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मास हो गई। अगर छोटे छोटे पार्ट करेंगे, देखेंगे इसका कि इसका पार्ट ये कितना मूव किया है, ये कितना मूव कर रहा है, ये कितना मूव कर रहा है, इसका ये कितना मूव कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मूवमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ कितना हो रहा है, 1 डिस्प्लेसमेंट, 2 डिस्प्लेसमेंट, 3 डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसका लेंथ के साथ तो सब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हर एक पार्टिकल का। इसका कहने का मतलब है जितने भी आपका कैंटिलीवर बीम होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, फिक्स्ड बीम होगा, तो वहाँ पर जो भी आपको डिस्टर्ब करेंगे, फोर्स लगाएंगे, उसके कारण जो फ्रीक्वेंसी होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, वो क्या होगा आपका इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनफाइनाइट DOF। याद रखिएगा, हम लोग वाइब्रेशन में बेसिकली डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट सिस्टम का कितना हो रहा है,
उससे हम लोग वाइब्रेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम उस सिस्टम का स्पेसिफाई करते हैं। 1 डिस्प्लेसमेंट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिस्प्लेसमेंट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिस्प्लेसमेंट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी तो हो जाएगा इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये याद रखना, क्वेश्चन में ये आपका आएगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कि कोई कैंटिलीवर बीम है या सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा वाइब्रेशन के टर्म में, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो याद रखिएगा इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा कैंटिलीवर बीम का। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो इसको नोट करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब हम लोग क्या करें, वाइब्रेटिंग बॉडी का जो मोशन हो रहा है उसको रजिस्ट करते हैं, जो लगाते हैं सिस्टम उसको डैम्पर बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या करें, रजिस्ट टू द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डैम्पिंग, जो कि हम डैम्पर लगा के उसके मोशन को रजिस्ट करते हैं, और उसके कारण जो वाइब्रेशन होगा उसको हम लोग डैम्पिंग वाइब्रेशन बोलते हैं। आगे जाके हम उसको एक्सप्लेन और करेंगे। एक यूनिट ही है उसका पूरा, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन, उसमें हम लोग करेंगे। क्लियर? आप देखते हैं रेजोनेंस। When the frequency of external excitation is equal to the frequency of natural frequency of vibrating body is called क्या हो जाएगा आपका रेजोनेंस। क्लियर है? When the frequency of external excitation is equal to the natural frequency of vibrating body, the amplitude of vibration becomes excessively large. This is known as resonance. क्या होता है, अगर हम मान लेते हैं कोई सिस्टम इसमें लगाए हैं, क्लियर है, कोई एक्सटर्नल सिस्टम लगाए हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं इस सिस्टम में, तो इसके जो फ्रीक्वेंसी होगा, वो जो एक्सटर्नल लगाए हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा और ये बॉडी का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, अगर दोनों मैच कर जाएगा तो दोनों के कारण जो एम्पलीट्यूड जो होगा वो एक्सेसिवली लार्ज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि इसका एग्जाम्पल आप लोग पढ़े ही होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ब्रिज पर क्या करते हैं, ब्रिज जो आपका क्या होता है, ब्रेक हो जाता है ड्यू टू द मिलिट्री के लिए कहते हैं कि ब्रिज पे आप कदम से कदम चला के नहीं चले, उसका कारण क्या है, आपका रेजोनेंस कंडीशन होने का चांस रहता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, उस ब्रिज पे आपका कदम से कदम चलना नहीं चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आपका आगे मैकेनिकल सिस्टम। द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मास, स्टिफनेस एंड डैम्पिंग आर नोन एज मैकेनिकल सिस्टम। मास उसमें फिगर में बताए थे आपका, एक तो क्या होगा आपका मास होगा, एक स्टिफनेस है। स्टिफनेस मतलब क्या हो गया आपका, स्प्रिंग होगा। मास हो गया, ये मास हो गया। अब क्या इसके साथ हम एक टर्म जोड़ रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं, डैम्पर, डैम्पिंग। डैम्पिंग बोले तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे आपका डैम्पर सिस्टम लगा रहेगा। क्लियर है? ये मान लेते हैं डैम्पर सिस्टम लगा दिए हैं, तो ये पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल सिस्टम। क्लियर है? अब कंटिन्यूअस सिस्टम देखते हैं क्या होता है। इफ मैकेनिकल सिस्टम इंक्लूड इलास्टिक मेंबर, मैकेनिकल सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग क्या, किसका, इलास्टिक मेंबर व्हिच हैव इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नोन एज कंटिन्यूअस सिस्टम। और इसको कंटिन्यूअस सिस्टम को और भी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। याद रखिएगा, वैसा सिस्टम जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ले रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का ले रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। एग्जाम्पल उसमें बताए थे, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, ये सब क्या है, इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस सिस्टम भी कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप पूरा नोट करें। अब देखते हैं हम लोग डिस्क्रीट सिस्टम और लम्प्ड सिस्टम। ठीक है, सिस्टम विथ फाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आर नोन एज लम्प्ड सिस्टम और डिस्क्रीट सिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका स्प्रिंग मास सिस्टम,
जिसमें हमने सिंगल मास लगाए थे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, वो भी क्या है फाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो जाएगा। अगर 2 मास लगाए थे, 2 स्प्रिंग था, 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा लंप सिस्टम के अंदर आएगा। और आपका अगर 3 मास और 3 स्प्रिंग लगाए थे, 3 डिस्प्लेसमेंट हुआ था, वो भी आपका लंप्ड सिस्टम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा डिस्क्रीट सिस्टम और लंप सिस्टम, इसी के बारे में आप पूरे वाइब्रेशन में पढ़ेंगे यूनिट 1 टू यूनिट 5। क्लियर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में आप डाउट्स लिखें, उसे क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और जितना से जितना हो अपने दोस्तों में आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।